Hi everyone, this is Priya Washni and I welcome you all to the new session. In this video, we are going to study about the resolutive and compositive methodology which Hobbes has used to in give his various theories, right? This is going to be the third video in the series of Thomas Hobbes, right? Let's start. देखिए जो थॉमस हॉब्स हैं ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने पॉलिटिक्स की स्टडी में साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस करने का की कोशिश की। देखिए हम सभी को पता है कि जिस टाइम पे ये सब थिंकर्स आ रहे थे वो बेसिकली एरा साइंस का था, राइट? दैट वाज द एज ऑफ साइंस, राइट? एंड जब हम कहते हैं एज ऑफ साइंस तो इसका मतलब है साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिक्स एंड सिस्टमैटिक लॉजिक और सिस्टमैटिक स्टडी, राइट? तो उस टाइम पे जो भी थिंकर्स अपनी थ्योरी दे रहे थे, अगर वो अपनी थ्योरीज को जो भी आपके बेसिक साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज लॉजिकल एनालिसिस एंड लॉजिकल फ्लो एंड एक्सेट्रा, अगर उस तरीके से वो नहीं दे पाते थे तो शायद उनकी थ्योरी को इतना इफेक्टिव उस समय नहीं समझा जाता था। तो इसीलिए जैसे कि हम अगर थॉमस हॉब्स की बात करें तो जब थॉमस हॉब्स अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई सिंस दिस इज एन एज ऑफ साइंस तो कोई भी थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं होगी अनटिल वो उसका नेचर साइंटिफिक हो, राइट? इसीलिए थॉमस हॉब्स ने क्या करा, थॉमस हॉब्स ने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को पिक किया एंड उसके बेस पे ही अपनी थेरीज को दिया, राइट? तो ऐसा कहा, आप ये भी कह सकते हैं या फिर ऐसा कहा जाता है कि थॉमस हॉब्स वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने who tried to introduce scientific method in the study of politics, right? ओके, तो जो मेथड उन्होंने यूज किया या जिस मेथड को उन्होंने दिया दैट इज नोन एज रेजोल्यूटिव compositive, this is a keyword for you, method, right? Okay, so basically एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे जिनका नाम था डिस्कार्ट्स, ठीक है? इन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से साइंटिफिक मेथड को यूज किया जा सकता है सोशल साइंसेज में, और इन्होंने बेसिकली कुछ स्टेप्स दिए। इन्होंने कैसे बोला, देखिए चाहे देखिए जैसे सपोज करिए अगर मैं एक छोटे से साइंटिफिक फिनोमिनन की बात करूं, एवापोरेशन, राइट? वाष्पीकरण जिसे बोलते हैं, जिसमें बेसिकली होता क्या है, जो वाटर होता है हीट के संपर्क में आते ही इट एक्चुअली कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर्स एंड वो क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है और काइंड ऑफ ठीक है, इट एक्चुअली कन्वर्ट्स इनटू द वाटर वेपर्स जो कि यूजुअली फिर स्काई में जाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं एक्सेट्रा, राइट? सो दिस इज अ सिंपल scientific phenomenon. So what they want to say is कि जिस तरीके से साइंस में हम फिनोमिनन्स पढ़ते हैं इसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी अलग अलग फिनोमिनन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल टर्मोइल, राइट? या फिर आप बोल सकते हैं वॉर्स भी एक तरह का फिनोमिनन है, ठीक है? और मतलब कम्युनल राइट्स,
राइट, ये भी एक तरीके का फिनोमिनन है। तो सबसे पहले आप समझिए कि सबसे पहली चीज वो जिसकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक फिनोमिनन की बात, राइट। तो जैसे कि साइंस में हम क्या करते हैं, एक फिनोमिनन हुआ, फिर उस फिनोमिनन को स्टडी करते हैं, उसका रूट कॉज निकालने की कोशिश करते हैं, एंड वी एक्चुअली ट्राई टू स्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे आपकी करने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने क्या कहा डिस्कार्ड्स ने कि सबसे पहले तो जो फिनोमिनन है उसे ऑब्जर्व करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, उसके बाद इस फिनोमिनन को ब्रेक करिए इनटू सिंपलर पार्ट्स, ठीक है। इसे ब्रेक करिए इनटू सिंपलर और एलिमेंटल पार्ट्स। जैसे अगर मैं इस फिनोमिनन की बात करूं तो इसके एवापोरेशन इज अ फिनोमिनन। अगर मैं इसे ब्रेक करती हूँ तो इसके जो एलिमेंटल पार्ट्स हैं वो क्या है, वाटर है, हीट है, एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एक रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से इट इज गेटिंग इनटू कन्वर्टेड इनटू द वाटर, ठीक है। तो ये इसके एलिमेंटल पार्ट्स हैं। तो उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे फिनोमिनन होते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत है उन फिनोमिनन को ऑब्जर्व करने की, उसके बाद उन फिनोमिनन को सिंपलर या एलिमेंटल पार्ट्स में ब्रेक करने की, ठीक है। जब आपने इसको एलिमेंटल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, उसके बाद आप एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करिए। अब जैसे अगर मैं इस फिनोमिनन में बात करूं तो कॉज क्या था, देखिए एलिमेंट था आपका वाटर और हीट, राइट। हुआ क्या, कॉज था जब ये वाटर एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा हीट हो गया, तब जो है क्या हुआ, इस वाटर का स्टेट चेंज हो गया, और इसका इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या हुआ, वाटर वेपर का क्रिएशन, राइट। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल फिनोमिनन भी होता है तो उसका भी एक कॉज होता है, एंड जो फिनोमिनन है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो इफेक्ट या फिर एक तरीके से रिजल्ट होता है उन सारे कॉजेस के एक्यूमुलेशन का, उन सारे एलिमेंट्स के एक्यूमुलेशन का। इसी मैथडोलॉजी को बेसिकली रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड कहा गया, ठीक है, राइट। ओके, सो जो थॉमस हॉब्स थे, थॉमस हॉब्स ने बहुत ब्यूटीफुली इस रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड को स्टेट के कंटेक्स्ट में यूज किया है, स्टेट के कंटेक्स्ट में डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसफर थे जिन्होंने ये बोला था कि मतलब जिन्होंने बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड सिंपल दिया था और ये बताया था कि किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है सोशल साइंसेस में। अब उन्होंने तो ये दे दिया फिनोमिनन वगैरह, अब उसको हॉब्स ने किस तरीके से यूज किया वो अभी हम देखेंगे। उसके पहले आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऑल ऑफ यू टू मेक अ नोट कि थॉमस हॉब्स जो थे ये गैलीलियो और न्यूटन, और न्यूटन इन दोनों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। तो गैली ठीक है, तो बेसिकली उनका ये मानना था कि जो आपके ये आपके आई थिंक शायद ज्योमेट्री के लिए जाने जाते हैं, राइट, एंड न्यूटन इज वेल नोन फॉर फिजिक्स, राइट। सो उनका ये मानना था कि जो भी फिजिक्स और ज्योमेट्री के लॉज हैं वो बहुत प्रॉपरली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स क्या है, इस थियरी के अकॉर्डिंग, इस थियरी के अकॉर्डिंग जो पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, राइट, जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो किससे मिलके बना है, वो सारा मिलके बना है मैटर से। I should actually write it like this, right?
सो बेसिकली जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो मिलके बना है किससे? मैटर से। मैटर किससे मिलके बने हैं? मैटर मिलके बने हैं पार्टिकल से। अभी हम वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाते हैं, अभी हम जिस सिंपल स्टिक करते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स है ये मिलके बना है मैटर से, मैटर मिलके बने हैं पार्टिकल से। अब इन पार्टिकल्स की विशेषता क्या है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज पार्टिकल्स? इनकी विशेषता ये है कि दीज आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। दीज आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन, राइट? अब जो मैन है, मैन भी क्या है? मैन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, राइट? तो अगर मैन यूनिवर्स का पार्ट है तो मैन भी किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। एंड पार्टिकल्स हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैन जो है, मैन को कंट्रोल कौन करता है? किसी भी मैन को कंट्रोल करता है उसका ब्रेन, राइट? बिकॉज ब्रेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, बिकॉज क्या कर रहा है, कैसे इमोशंस कब जनरेट होने हैं, किस सिचुएशन पे जनरेट होने हैं, इन सब का ख्याल हमारे ब्रेन भाई साहब रख रहे होते हैं, राइट? तो उन्होंने क्या बोला कि पहले इसको समझिए, फिर मैं इसकी पूरी एप्लीकेशन बताती हूँ कि किस तरीके से इस पूरी मैथडोलॉजी को अप्लाई किया गया है बाय थॉमस मोरिस। ठीक है, इतना समझ आया? So basically universe is made up of matter, matter are made up of particles, and particles are in a continuous state of motion. Since man is also a part of universe, it is also, he or she is also made of particles, and again particles are in the state of motion. And when we are referring to the man here, we are actually referring to his brain. Why? Because it is the ultimate engine of the man, right? Okay. इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द मैथडोलॉजी बाय फोर्स। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं? अब हम बेसिकली देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन। ठीक है, कि किस तरीके से जो थॉमस हॉब्स हैं वो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, वो क्या था? ऑब्जर्व द कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना है। इसको आप सिंपल कैसे बनाएंगे? बाय ब्रेकिंग इट इनटू एलिमेंटल पार्ट्स, राइट? राइट, फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करिए मैं एक पॉलिटिकल फिनोमिनन लेती हूँ जिसमें सपोज करिए सपोज करो राइट्स। ठीक है, राइट्स इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। अब सबसे पहले आप इसके एलिमेंटल पार्ट्स निकालिए। राइट कौन कर रहा है? ह्यूमंस कर रहे हैं। ह्यूमंस को किसने बोला ये राइट करने के लिए? कहीं ना कहीं उस, मतलब ह्यूमंस का जो ब्रेन है वो उसमें इन्वॉल्व है। अब ऐसा क्या हुआ जो ह्यूमन के ब्रेन ने इंस्ट्रक्ट किया राइट करने के लिए? तो कुछ सेट ऑफ कॉजेज होंगे, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे अभी एलिमेंट्स की बात करूँ, तो पहला एलिमेंट है, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बीइंग, इसको ही अगर मैं ब्रेक करूँ तो उसका जो मेन है वो ब्रेन है, और दूसरा है उसका बिहेवियर, और यू कैन ऑल्सो से नेचर। नेचर मतलब कि ये, मतलब कोई तरीका आप बोल सकते हो कि अब अभी बेसिकली ना मैं इसे समझाऊंगी, इसको नॉर्मल ह्यूमन नेचर मत समझना। ठीक है, तो इतना समझ आया? अब देखिए, जितने भी ह्यूमन एक्शंस होते हैं, जितने भी ह्यूमन एक्शंस होते हैं, these are shaped by the human behavior. These are shaped by the human behavior, and human behavior is shaped by the brain. For example,
आप जाते हैं, आपको कोई गरीब मिला, आपने सपोज करिए उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, मतलब अच्छे कपड़े नहीं थे, तो आपने क्या किया, उसको 2-3 जोड़ी कपड़े एज अ दान में दे दिए। तो दिस वॉज अ बिहेवियर, राइट। अब ऐसा करने के लिए आपको किसने बोला, आपके ब्रेन ने बोला। आपके ब्रेन ने उस सिचुएशन को एनालाइज किया, निकाला कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, और आपको इंस्ट्रक्ट किया कि भैया इस बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत है, आप ये काम करिए, ठीक है। तो एक्शन तो था उन कपड़ों को देना, बिहेवियर क्या था कि यू वर काइंड इनफ, जो आपने ये किया, बट वो काइंडनेस आपके अंदर कहाँ से आई, आपकी ब्रेन ने उसको लाने को कहा। तो अगर आप देखेंगे तो पूरी सिचुएशन में जो ब्रेन है, ये सबसे एलिमेंटल पार्ट है, बिकॉज दिस इज द वेयर थिंग्स आर स्टार्टिंग, राइट। कोई भी एक्शन होने से पहले चीजें कहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं, ब्रेन पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये हमने समझा, हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि अब हमने ये तो समझ लिया कि ब्रेन जो है वो एलिमेंटल है टू ऑल द एक्शंस, और यू कैन से ऑल द ह्यूमन बिहेवियर। अब जो ये ब्रेन है, ये ब्रेन किस चीज से मिलके बना है, ये ब्रेन मिलके बना है आपके पार्टिकल्स से, राइट। एंड पार्टिकल्स का हमने क्या पढ़ा था, दे आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। एंड ये मोशन कब तक चलता है, जब तक इंसान जिंदा है तब तक ये मोशन चलता है। हालांकि जब हम लोग सोते हैं उस टाइम पे कि मोशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, बट अल्टीमेटली ये तब कब तक चलेगा, जब तक आप जिंदा हैं। अब थॉमस हॉब्स कहते हैं, अगर मैं इन मोशंस को भी कैटेगराइज करूं, तो बेसिकली दो बेसिक तरह के मोशंस हैं, वन इज इंक्लाइनेशन एंड अदर इज एवर्जन, राइट। वो कहते हैं कि जो मोशंस हैं, these are shaped by the movement of particles in response to the external stimulus, right। मतलब सपोज करो, मान लीजिए एक ग्लास है जिसमें टी रखी है एंड ये बहुत हॉट है, ठीक है। आप सडनली आते हैं, आपको नहीं पता था इसमें चाय है, आपने इसको जल्दी से यहाँ से आके पकड़ लिया। जैसे ही आप पकड़ेंगे तो एक स्टिमुलस होगा, जो कि बेसिकली आपके नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन को एक मैसेज देगा कि भाई ये चीज आपको हर्ट कर सकती है, आप तुरंत यहाँ से अपना हाथ हटा लें, राइट। एंड तुरंत आपका जो एक्शन होगा, वो एक्शन क्या होगा, वो एक्शन होगा कि आप तुरंत वहां से अपना हाथ हटा देंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो सेम वे में वो क्या बोल रहे हैं थॉमस हॉब्स, कि जो ये मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन, या जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, या जो बेसिक तरीके के मोशन बोल रहे हैं, इन सबको ट्रिगर करने वाला एक एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, राइट, जो कि इन एक्शंस को ट्रिगर करता है। और होता क्या है कि हमेशा इंक्लाइनेशन किसकी तरफ होता है, ऐसे स्टिमुलस की तरफ होता है, ऐसी चीजों की तरफ होता है जो हमें प्लेजर दे रहे हैं, और एवर्जन हमेशा उन चीजों की तरफ होता है जो कि हमें पेन दे रहे हैं, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करना चाहूँ, तो थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं, हम यहाँ से जो कुछ भी हमने पढ़ा उससे हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी ह्यूमन एक्शंस हैं, दे आर गाइडेड बाय प्लेजर एंड पेन, राइट। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, लव एंड एवर्जन are the two basic emotions of human beings, and क्योंकि we have an inclination towards the things that give us pleasure and an aversion towards the things that give us pain, Thomas Hobbes concludes that man is
hedonistic in nature. What do you mean by hedonistic? Means a pleasure seeking. Pleasure seeking by nature, right? ओके, अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? जैसे ही हम बोलते हैं कि जो मैन है उसका जो नेचर है वो हिडोनिस्टिक है, तो जो हम बोल रहे हैं कि मैन का नेचर हिडोनिस्टिक है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? उसके इम्प्लीकेशंस क्या? देखिए, मैंने बोला हिडोनिस्टिक मतलब उसको प्लेजर चाहिए, और हमने अभी पढ़ा था कि बेसिकली कुछ स्टिमुलस होते हैं जो कि इस तरीके के मोशन को ट्रिगर करते हैं, राइट? तो इससे हम ये बोल सकते हैं, जब हम बोलते हैं कि मैन इज मैटेरियलिस्टिक बाय नेचर, तो इसका हम क्या बोलते हैं कि मैन को जो है, जो मैटर है, जो जो बेसिकली चीजें हैं वो खुशी देती हैं, राइट? उसको पैसे चाहिए, उसको अच्छा घर चाहिए खुश रहने के लिए, मतलब उसको जरूरत है इन चीजों की, राइट? तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टिमुलस जो उसको प्लेजर दे रहा है। अगर इससे उसको प्लेजर मिल जाए तो ऑब्वियसली वो इनको सीख करने की कोशिश करेगा, राइट? तो वो ऑब्वियसली चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, घर बनाने की कोशिश करेगा, पैसे कमाने की कोशिश करेगा, राइट? तो दिस इज द बेसिक नेचर एज पर थॉमस हॉब्स। दूसरा, इंडिविजुअलिस्टिक। थॉमस हॉब्स स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं ना कि मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर। क्यों? क्योंकि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेजर। और प्लेजर आपके लिए हो सकता है आपको पढ़ने में मजा आता है, दूसरों को खेलने में मजा आता है, हर इंसान के लिए अलग अलग है, लेकिन उसके लिए उसको जिस चीज से खुशी मिलती है वो जरूरी है इंसान को, हर इंसान के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसको जिस चीज से खुशी मिलती है वो उस चीज के पीछे जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो इंडिविजुअलिस्टिक है, वो अपने बारे में सोच रहा है, अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी देगा दूसरों से, राइट? तीसरा, मैन इज पजेसिव बाय नेचर। पजेसिव से क्या मतलब है? पजेसिव से मतलब कि जब चीजें, जैसे कि मान लीजिए उसने घर खरीदा, तो घर को जब वो बताता है कि मेरा घर है, वो उसको खुशी देती है चीज कि ये मेरा घर है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी कार है, ये मेरा बच्चा है, राइट? तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जब वो इस पजेसिवनेस को शो कर रहा है, तो ये पजेसिवनेस भी कहीं ना कहीं उसको खुशी दे रही है। तो अगेन क्योंकि उसको तो खुशी से मतलब है, तो वो अगेन क्या होगा कि उसका इंक्लाइनेशन हमेशा इस उन चीजों की तरफ होगा जिस चीजों से उसे खुशी मिल रही है। सो इफ बाय बीइंग पजेसिव ही इज हैप्पी, तो ही इज एक्चुअली सीकिंग प्लेजर। सो अगेन क्या है आपका कि ही इज पजेसिव बाय नेचर। नेक्स्ट आता है मैन इज पावर सीकिंग। अब पावर से क्या होगा? पावर जब उसके पास होगी तो वो ऐसी बहुत सारी चीजें अपने लिए पा सकता है जिससे कि उसको प्लेजर मिले। इसीलिए अगेन क्योंकि पावर इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर्स, तो वो अगेन पावर के पीछे, तो पावर सीकिंग भी उसका नेचर हो गया। अब वो ये भी बोलते हैं कि क्योंकि मैन का नेचर यूटिलिटेरियन है, इसीलिए मैन फियरफुल भी है। फियरफुल किस चीज से है? फियरफुल है पेन से, कहीं उसका प्लेजर ना छिन जाए। क्योंकि हमने पढ़ा था सेकेंड इमोशन वाज द एवर्जन। आपके पास घर है, बंगला है, मकान है, आपके अंदर उसी समय डर भी होगा कि कहीं आपसे कुछ चीजें कोई छीन ना ले। तो मैन इज फियरफुल बाय नेचर, ये भी वो बोलते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल इन हिज कंपोजिटिव रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार जस्ट क्विक समरी दे देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा, डिस्कार्ड्स ने एक चीज़ बताई थी कि किस तरीके से हम साइंटिफिक मैथड्स को पॉलिटिकल फिनोमिनन्स को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी उन्होंने स्टडी दी है कि फिनोमिनन को ऑब्जर्व करो, उसको एलिमेंटल पार्ट्स में ब्रेक कर दो, और उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को निकालने की कोशिश करिए। उसके बाद हमने देखा कि जो थॉमस हॉब्स हैं वो गैलीलियो और न्यूटन से किस तरीके से प्रभावित हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने ये स्टैब्लिश किया कि
जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स है, बेसिकली उन्होंने किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स को उसमें अपनी पॉलिटिक्स की रिगार्डिंग उस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है। उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन को स्टडी करो, और हर कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन को जो कि पॉलिटिकल लेवल पे हो रहे हैं आप उन्हें स्टडी करेंगे तो जो मेन एलिमेंटल पार्ट मिलेगा वो होगा आपका ह्यूमन ब्रेन, राइट। एंड क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन इज द एलिमेंटल पार्ट, तो ह्यूमन ब्रेन पार्टिकल से मिलके बना है विच आर इन स्टेट ऑफ मोशन। दो बेसिक तरीके के मोशंस उन्होंने बताए, इंक्लाइनेशन एंड एवर्जन। इंक्लाइनेशन हमेशा उन चीज़ों की तरफ होगा जो चीज़ें हमें प्लेजर देती हैं, एवर्जन हमेशा उन चीज़ों की तरफ होगा जो हमें पेन देते हैं। एंड दीज ऑल विल बी ट्रिगर्ड विद विया अस एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो ऐसी जो भी चीज़ हमें प्लेजर देती है, मैन ऑब्वियसली उस तरीके का की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो भी चीज़ें हमें पेन देती है मैन हमेशा उन चीज़ों से बचना चाहेगा। तो क्योंकि मैन इज गाइडेड बाय प्लेजर, सो इसीलिए इसको प्लेजर सीकिंग बाय नेचर एस्टैब्लिश करते हैं थॉमस हॉब्स, एंड ही कॉल्स अ मैन एज द हेडोनिस्टिक नेचर, राइट। और हेडोनिस्टिक के इम्प्लीकेशन बताए हमने कि किस तरीके से मटेरियलिस्टिक, पॉसेसिव, पावर सीकिंग, इंडिविजुअलिस्टिक होना आपके एक इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब बेसिकली ही हैज एस्टैब्लिश कि क्यों मैन मटेरियलिस्टिक बाय नेचर है, क्यों इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर है, क्यों इट ही इज अ पावर सीकिंग पर्सन एनिमल, क्यों आपका पॉसेसिव है, एंड क्यों fearful. I hope you have enjoyed this video. If you are finding the content useful, then please don't forget to share and subscribe to it. Thanks a lot. Take care. Bye bye.